फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन है 2020 का, प्रीवियस ईयर पेपर है किसका, यूपी पीसीएस का। ध्यान दीजिएगा, पीसीएस का जो पेपर होता है, पीसीएस खासकर यूपी जो है, यूपी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, कौन से सेगमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होता है? लगभग अगर आप जीएस के पोर्शन पे ध्यान दें तो जीएस में पोर्शन में जैसे आपकी पॉलिटी सेगमेंट का क्वेश्चन हो गया, वो रिपीटेड होता है। इन्वायरमेंट का हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। उसके बाद ज्योग्राफी होता है, फिर हिस्ट्री होता है। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रिपीटेड बेस पे मिल जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जो आपकी परीक्षा की रणनीति होगी वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए अगला आप एग्जाम देने के लिए जाएं। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो रिसेंट के करेंट इवेंट हो, ठीक है, इसके अलावा जो पीसीएस में करेंट का काफ़ी योगदान होता है। अगर आप करेंट सेगमेंट से देखें तो करेंट अफेयर से करीब 30 से 35 क्वेश्चन तक प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं यूपी पीसीएस के। ठीक है, 150 में 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज होता है करेंट इवेंट का। इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा भी यूपी पीसीएस के अलावा भी, ठीक है, यूपीएससी के कुछ टेस्ट सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है, जो दृष्टि आईएएस रिलेटेड हैं, किसके, यूपीएससी के विजन आईएएस के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ध्यान दीजिएगा, जो इन्वायरमेंट बेसिस क्वेश्चन होते हैं उनके वेटेज जो होते हैं यूपीएससी में, मतलब 3 से 4 साल पुराने क्वेश्चन यूपीएससी में इनका वेटेज होता है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेगमेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इन्वायरमेंट सेगमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें करेंट रिलेट करके यूपीएससी के लिए मेंस में फैक्ट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन है पहला, स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2019 में। कब? 10 जनवरी को 2019 में। किसके द्वारा, कौन सी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? ये शुरू किया गया है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कब शुरू किया गया था? 10 जनवरी 2019 को। कौन सा? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? ठीक है, तो श्री पर्वती किसको? इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे इनको श्री पर्वती कहा गया। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता? श्री पर्वती का इनको कहा जाता आंध्रवृत्त। ठीक है, आंध्रवृत्त की भी संज्ञा दी गई थी। अब इक्ष्वाकु वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था श्री शांतमूल। ठीक है, क्या नाम था? अगर एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब इतना डीप तो नहीं जाएगा, क्या होता है आप मगर आप जान लीजिए, श्री शांत मूल। ठीक है, ये इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। ठीक है, ये अपने आप को अयोध्यावासी कहते थे, मतलब कि ये पूर्व में अयोध्या में निवास करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर होता है अलग समिति। ठीक है, योजना आयोग ने 1979 में किसके, वाई के अलग की अध्यक्षता में, ठीक है, इस समिति का गठन किया था। ठीक है, इस समिति ने क्या किया? मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। मतलब क्या था? पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की। ठीक है, इसी समिति ने, किसने? वाई के अलग समिति ने, जिसका गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग द्वारा। कब? 1979 में। ठीक है, कैलोरी के लिए इन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग मात्रा निर्धारित की। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? एग्रोनोमोई की अगर बात की तो ये संबंधित है मार्ग निर्माण से। अगर मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में जो जिले का प्रमुख था वो कौन था? आहारपति उसे कहते थे। ठीक है, आहारपति। मौर्य काल में जिले के प्रमुख को आहारपति कहते थे। और रही बात इनकी एग्रोनोमोई की, तो मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है। ठीक है, किसको? आहारपति को ही मेगास्थनीज ने क्या कहा है? एग्रोनोमोई, मेगास्थनीज। उसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन को और डीप में देखें तो जो सड़क निर्माण की एक बात आती है। ठीक है, सड़क निर्माण का ये प्रमुख होता था
और यही क्वेश्चन है माप तौल का अधिकारी। माप तौल का अधिकारी को कहते थे पौतवाध्यक्ष, ठीक है, पौतवाध्यक्ष माप तौल के अधिकारी को कहते थे। और राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को क्या कहते थे? समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता। राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को समाहर्ता कहते थे। माप तौल को पौतवाध्यक्ष, मार्ग निर्माण को एग्रोनोमी, एग्रोनोमी नाम दिया है मेगास्थनीज ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? ठीक है, तो पहला ऑप्शन निकाले देखें तो जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, एजुकेशन को भी शामिल किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को भी शामिल किया जाता है, जबकि सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें पूछा है नॉट डिटेक्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सामाजिक असमानता को एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता। अब एचडीआई की बात करें तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? एचडीआई को यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये वार्षिक रिपोर्ट होती है। इसके अलावा भी अगर आपको ध्यान दें तो सबसे पहले जो एचडीआई है ये कब जारी किया गया था? ये जारी किया गया था 1990 में। ठीक है, एचडीआई सबसे पहले 1990 में जारी किया गया था। इसमें सामाजिक असमानता को नहीं लिया जाता, जबकि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को जोड़ा जाता है। ठीक है, एचडीआई के बारे में आपको बता दिया। मानव विकास सूचकांक एचडीआई प्रतिवर्ष होता है। ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। 1990 में एचडीआई पहली बार जारी किया गया था। इसमें 3 मानक को दिया जाता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ना कि सामाजिक असमानता। तो इस क्वेश्चन का जो नॉट डिटेक्ट करना है इस हिसाब से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन में एक तरफ महाजनपद दिया गया है, एक तरफ उसकी राजधानी दिया है। बौद्ध धर्म में कितने 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? ठीक है, कितने 16 महाजनपदों का उल्लेख है, उसमें से 4 हमें दिए गए हैं और उनकी राजधानी को हमें एलिमिनेट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप मत्स्य की बात करें तो मत्स्य कौन सी जगह पे है? मत्स्य है विराटनगर। ठीक है, कुरु की बात करें, कुरु मतलब इंद्रप्रस्थ से रिलेटेड होता है। कुरुक्षेत्र जो इस समय हरियाणा का पार्ट है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, कुरु मतलब इंद्र प्रदेश, इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ पार्टिकुलर कहाँ पे है? इस समय वर्तमान दिल्ली के आसपास के एरिया में है। ठीक है, कुरु जो कुरुक्षेत्र हरियाणा का पार्ट है उसकी राजधानी कहाँ पे थी? वर्तमान के दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ के आसपास है। सूरसेन की अगर बात करें तो सूरसेन कहाँ है? सूरसेन मतलब मथुरा, इसकी राजधानी कहाँ है? मथुरा। अस्मक की पोतन। इस हिसाब से जो सही आंसर होगा, सही आंसर को एलिमिनेट करेंगे हम। मत्स्य का विराटनगर मतलब मत्स्य के आगे 3, कुरु का इंद्रप्रस्थ यानी 4, सूरसेन का मथुरा यानी 1, अस्मक का पोतन यानी 2, 3, 4, 1, 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आप इनमें से एक भी जानते रहेंगे तो आप एलिमिनेट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मानविकी का क्वेश्चन है। यूपी पीएसएस में इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है क्या था? ऑस्कर लुइस। ऑस्कर लुइस क्या थे? अमेरिका के मानव शास्त्री थे। ठीक है, मानव शास्त्री थे। ये भारत में सबसे पहले कब आए? भारत में आए थे 1951 में। इनके द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। एक तरीके की इनकी संस्कृति क्या थी? भाग्यवादी तौर पे थी। मतलब ये मानते थे कि इंसान कर्म नहीं करते। ठीक है, और इनकी संस्कृति का मतलब था कि इंसान अपने कर्म पे मतलब कर्म ना करके अपने भाग्य के लिए निर्भर रहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत वो निर्धनता की सीमा में आ जाते हैं। ठीक है, इनके जो मेथड थे, इनके जो मतलब विचार थे इस लेवल पे काम करते थे। गरीबी की संस्कृति इन्होंने इस लेवल पे दिया था। ये ऑस्कर लुइस अमेरिका के मानव शास्त्री थे। 1950 में, ये 51 में सॉरी, पहली बार भारत आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन और कारण को एलिमिनेट करते हुए हमें उसको सही आंसर का डिकोड करना है। ठीक है, कथन क्या कहता है? हमें चोलों के विषय में, मतलब प्रॉपर चोल साम्राज्य के लिए, ठीक है, चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों मतलब चोल साम्राज्य के पहले जिसने राज किया था उनके अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब चोल के बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है? इनके कारण को डिकोड करेंगे। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे।
चलिए इसको डिकोड करेंगे, सही आंसर को हम आपको बताते हैं। सही आंसर क्या होगा, पहले आपको चोल के बताया, तो चोल के जो संस्थापक थे इनका नाम था विजयालय। ठीक है, विजयालय। अब सबसे पहले जब मंदिरों की दीवारों पर जो प्रकीर्णन का प्रारंभ किया था इसने किया था राजराज प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम ने सबसे पहले जो प्राथमिक मंदिर थे इनकी दीवारों पर अपना वर्णन लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मतलब चोलों के ही समय से ये चीज़ें चलन में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसलिए उनकी जो विजय थे उनके ऐतिहासिक विवरण इसमें मंदिरों की दीवारों पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो राजराज प्रथम ने ये प्रथा प्रारंभ की कि मंदिर की दीवार पे अभिलेख उत्कीर्ण करने का जो चलन था किसके द्वारा शुरू किया गया था, राजराज प्रथम के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य, 20वीं सदी मतलब सन 1900 से 1901 से 1999 तक। ठीक है, 20वीं सदी के अगर आप एलिमिनेट करेंगे 20वीं सदी के 80 के दशक मतलब 1980, फिर मध्य 80 के दशक के मध्य मतलब 1985। ठीक है, क्या कह रहा है, 20वीं सदी के 80 के दशक मतलब 80वां वर्ष चल रहा है, 20वीं सदी है के मध्य मतलब 1985 के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था। 1985 में किस पक्षों मतलब कौन से पक्षों पर ज़्यादा चर्चा की गई थी व्यापक, और उनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं था उसको हमें देखना है। ठीक है, नॉट डिटेक्ट करना है। तो अगर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति एवं विकास पे ज़्यादा चर्चा नहीं की गई थी। जबकि 1985 या 80 के, अगर 1980 के दशक की आप देखें तो उसमें प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण पे भी चर्चा की गई थी, पर्यावरण प्रदूषण पर भी चर्चा की गई थी, जनमानस का विस्थापन एवं पुनर्वास पर भी चर्चा की गई थी। जबकि राजनीति एवं विकास यानी डेवलपमेंट किस चीज के लिए, जो राजनीति के संदर्भ में थे, इसके ऊपर व्यापक चर्चाएं नहीं की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 1985 के मतलब 1980 के दशक के मध्य के अंत में किस पे एक जो मुख्य विषय नहीं था उस पर चर्चा नहीं की गई थी, राजनीति एवं विकास पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है, भीम मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो भीमबेटका है गुफा, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा वीएस वाकंकर ने। ठीक है, अगर भीमबेटका गुफा के बारे में संक्षेप में बताया जाए तो ये गुफा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के समीप स्थित है। ठीक है, सबसे पहले जो मानव के साक्ष्य मिले थे वो इसी गुफा से मिले थे। किसके साक्ष्य, क्वेश्चन और बनता है कि जो पहले मानव के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, मानव गुफाओं में निवास करता था, वो इसी गुफा से मिले हैं, जिसकी खोज किसने की थी, वीएस वाकंकर ने। और ये जो भीमबेटका गुफा है कहाँ पे है, ये भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है। ठीक है, ये अगर योजना की बात कीजिए तो ये योजना जो है ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय स्तर पर योजना है और केंद्र स्तर पे इसमें लगभग 100 शहरों को शामिल किया गया था। ठीक है, इसके 4 चरण थे, 4 चरण में ये पूरे होने वाली योजना है और उत्तर प्रदेश में टोटल 10 शहरों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये योजना शुरू कब की गई थी, जो एलिमिनेशन में आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेट याद रखना चाहते हैं तो 25 जून याद रखिएगा, अदरवाइज डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईयर याद रखिएगा, ईयर कब शुरू हुई थी, 25 जून 2015 को। ठीक है, ये योजना मतलब स्मार्ट सिटी योजना 2015 में शुरू की गई थी। 4 चरण की योजना है, 100 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश से 10 शहर शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन का है, हड़प्पा स्थल और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब वो भारत में स्थित जो क्षेत्र है वहां से संबंधित है। जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर आरओ एआरओ और पीसीएस, ठीक है, पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एलिमिनेशन का है, एक तरफ स्थान दिए गए हैं, ठीक है, और एक तरफ मतलब जो ये हड़प्पा वाले स्थल हैं, ठीक है,
हड़प्पा स्थल है और उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, कौन सी जगह से ये एलिमिनेशन में आते हैं, मतलब उनका क्षेत्र क्या है। अगर बात करें बालू की, तो बालू कहाँ पे है, बालू है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में हड़प्पा स्थल जिसका नाम है बालू, ठीक है, वो कहाँ पे है, हरियाणा में। दूसरा देखते हैं मांडा। मांडा की अगर बात करें तो मांडा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये हड़प्पा स्थल है। उसके बाद पाडरी की अगर बात करें तो पाडरी कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, हुलास, हुलास उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगर आप इसे शॉर्ट में देखें, एक बार फिर से एलिमिनेट कर देते हैं हम। ठीक है, 3 मतलब बालू हरियाणा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी यानी मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3, 2, 4, 1 इसका सही आंसर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में अगर देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वायरमेंट सेगमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो चाहे जिस एग्जाम के लिए हो, पीसीएस हो या फिर आईएएस के लिए यानी यूपीएससी के लिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें है मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं। इसमें कहा गया है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जिसे धारणी विकास या सतत विकास भी कहते हैं। ठीक है, सतत विकास, सतत मतलब होता है लगातार। ठीक है, अगर इसके भाषा को समझे, धारणी विकास का मतलब वर्तमान में अपनी ज़रूरतों को इस हिसाब से खर्च करे कि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए वो चीज़, वो जो संसाधन है वो उपलब्ध रहे। ठीक है, मतलब संसाधन वो कमी ना हो, इस हिसाब से हम खर्चे आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए। क्वेश्चन क्या है, 1987 में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद धारणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। वह प्रतिवेदन कौन सा था? ठीक है, 1987 में एक आयोग बना, ठीक है, जिसे बोलते हैं ब्रटलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रटलैंड आयोग। ये क्वेश्चन आरओ यारो में आ भी चुका है और साथ साथ पीसीएस में भी आ चुका है। कब बना था? 1987 में। ठीक है, इसी आयोग के अनुसार मतलब जो हुआ था, इसमें जो विचार विमर्श किए गए थे ब्रटलैंड आयोग में ही हुआ था। ब्रटलैंड आयोग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। ठीक है, जिसे क्या कहा गया था, हमारा साझा भविष्य। ठीक है, भविष्य मतलब आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा, ब्रटलैंड आयोग द्वारा 1987 में एक पत्र जारी किया गया था। ठीक है, 1987 में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, जिसमें धारणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा की गई थी और ब्रटलैंड आयोग के द्वारा हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर पर चर्चा की गई थी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है, ठीक है, मतलब सतत विकास के संदर्भ में वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद, प्रतिवेदन किसने प्रस्तुत किया था? ब्रटलैंड कमीशन ने। ठीक है, ब्रटलैंड कमीशन ने प्रस्तुत किया था। कौन सा पत्र था जिसे क्या बोलते थे? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला क्या है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। ठीक है, अगर इसका आंसर हम डिकोड करें तो जो आंसर होता है ये पहला सही। ठीक है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का अगर शुरुआत की बात करें तो ईसा की जो पहली शताब्दी थी, ठीक है, उसमें जो सांब मगध यानी ईरानी पुरोहित को भारत लाए, ताकि सांब द्वारा कौन सी नदी पे? चंद्रभागा एक नदी है, ठीक है, कहाँ पे? चंद्रभागा नदी पे सूर्य मंदिर का निर्माण किया जा सके। ठीक है, चंद्रभागा नदी पे सूर्य मंदिर की जो निर्माण के बाद पूजा होनी थी वो पूजा की जा सके। ईसा की पहली शताब्दी की ये बात है। ठीक है, अब अगर बात करें तो यह सूर्य मंदिर भारत में स्थापित जो है चंद्रभागा नदी पे, ये पहला सूर्य मंदिर था। ठीक है, उस सूर्य मंदिर में जो उल्लेखन की बात करें तो इसका उल्लेख वेनसांग, अबू जैद, अल मसूदी और अलबरूनी ने भी किया है। ठीक है, उन्हीं सांबमग यानी मग पुरोहितों ने ही भारत में जो है वो सूर्य पूजा को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, भारत में सूर्य पूजा को लोकप्रिय सांबमग यानी ईरानी पुरोहितों ने ही सूर्य पूजा को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो अन्य सूर्य मंदिर की, ये जो पहला है मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है, सांबपुर जो यात्रा उत्सव है ये भी सूर्य पूजा से संबंधित था। ठीक है, अब इसी के परिप्रेक्ष्य इसी संदर्भ में अगर बात अन्य सूर्य मंदिर की करें तो एक है मोढेरा। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है,
ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। इसके अलावा अगर सूर्य मंदिर की बात की जाए तो एक और सूर्य मंदिर है, जैसे ओसिया एवं सिरोही कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? ओसिया एवं सिरोही, ठीक है, सिरोही। ये मंदिर भी कहाँ है? ये मंदिर है राजस्थान में, ठीक है। या ध्यान रखिएगा, लिखते चलिए, ध्यान दीजिएगा। ओसिया सूर्य एवं सिरोही मंदिर राजस्थान में है। मोढेरा की अगर बात की जाए तो मोढेरा है कहाँ? गुजरात में। इसके अलावा अगर मंदिर की बात करें, ललितादित्य यानी मुक्ता पीठ द्वारा निर्मित एक मंदिर है मार्तंड, ठीक है। मार्तंड, ये भी सूर्य को समर्पित है और ये कहाँ है? ये है कश्मीर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मार्तंड कश्मीर में, ललितादित्य द्वारा निर्मित है ये। उसके अलावा अगर अन्य मंदिर देखें, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में, ओसिया एवं सिरोही का जो मंदिर है वो राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अटल नवोन्मेष मिशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं AIM, ठीक है, किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये पहल है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा ये पहल की गई है अटल नवोन्मेष मिशन की, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। साथ साथ ऐसे ही UPPSC या UPSC के वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज शाम तक एक IAS की टेस्ट सीरीज अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।